जय हिंद दोस्तों, बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं लेके लुसेंट सामान्य विज्ञान जो होता है उसका भौतिक विज्ञान का जो पार्ट है उसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आज से हम उसको देखेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 15 है टोटल। इसके पहले के 14 पार्ट अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। वो सारे 14 पार्ट्स रसायन विज्ञान से हैं। ठीक है ना, उनके रसायन विज्ञान के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसमें लिए गए हैं जो हमारे लुसेंट की बुक में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। तो चलिए देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्य का मात्रक क्या होता है। जो कार्य होता है उसका मात्रक हमको बताना है क्या है। और एक दोस्तों, ये आज का जो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये भौतिक विज्ञान है। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन लिए गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो हमको मतलब इंजॉय भी करेंगे और सीखने को भी मिलेगा। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है, ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट और डी डायन। तो कार्य का मात्रक क्या होता है आप सभी को पता भी होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसकी इकाई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश तीव्रता की या डी द्रव्यमान की। तो जो प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो उसकी इकाई क्या है हमको बताना है। इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी का। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एम्पियर मात्रक है, जो एम्पियर है किसका मात्रक होता है आप सभी को पता भी होगा। तो आपके ऑप्शन है ए प्रकाश तीव्रता का, बी विद्युत आवेश का, सी विद्युत धारा का या डी चुंबकीय क्षेत्र का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विद्युत धारा का। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, क्या बताना है हमको, समय का मात्रक नहीं है उसको चयन करना है। आपके ऑप्शन है ए अधिवर्ष, बी चंद्रमा, सी प्रकाश वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपने अभी देखा भी है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक था, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, जो कि समय का मात्रक नहीं है। ठीक है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारेषक, जो पारेषक होता है इकाई किसका होता है, जो पारेषक इकाई है किसका इकाई है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की, डी चुंबकीय बल की। ठीक है, तो पारेषक किसकी इकाई होती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, हमको क्या बताना है, सुमेलित नहीं है जिसका मिलान सही नहीं है तो उसको हमको बताना है। आपके ऑप्शन है ए डेसिबल, जो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बी अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, सी समुद्र की मील दूरी की इकाई है या डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। आपको एक जवाब सही जवाब चुनना है जो कि गलत है। ठीक है ना, हमको गलत जवाब चूज करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो ए है यहाँ पास डी होगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ल्यूमेन जो होता है किसका मात्रक होता है, तो ल्यूमेन बताना है हमारा किसका मात्रक है। आपके ऑप्शन है ए ज्योति तीव्रता का, बी ज्योति फ्लक्स का, सी ए और बी दोनों का या डी इनमें से कोई नहीं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे चूज किए गए हैं जो लुसेंट बुक में दिए गए हैं और सारे एग्जाम, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इसका क्वेश्चन ना आता हो। इसलिए आप सभी ध्यान दे के पढ़िएगा और अपने दिमाग में फीड करते रहिएगा। ठीक है, और अपना स्कोर लास्ट में अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितना आता है। जितने हम क्वेश्चन लिए हैं उसमें से कितना क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, तो ल्यूमेन किसका मात्रक है आपको बताना था। तो आपके सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जो पास्कल है इकाई है, किसका इकाई है पास्कल? आपके ऑप्शन है ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की, डी तापमान की। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी दाब की। जो पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। दाब का जो दाब है जो उसको मापने की इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैंडेला मात्रक है, जो कैंडेला है वो किसका मात्रक है? आपके ऑप्शन है ए ज्योति फ्लक्स, बी ज्योति प्रभाव, सी ज्योति दाब या डी ज्योति तीव्रता। तो कैंडेला किसका मात्रक होता है? आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए डाइन प्रति सेंटीमीटर, बी न्यूटन प्रति मीटर, सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या डी मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होते? ऐसी कौन सी भौतिक राशियां जो नीचे दी गई हैं उनके समान विमीय सूत्र नहीं होते हैं? आपको चयन करना है। तो आपके ऑप्शन है ए बल एवं दाब, बी कार्य एवं ऊर्जा, सी आवेग एवं संवेग या डी भार एवं बल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बल एवं दाब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अदिश राशि है, बताना है अदिश राशि निम्न में जितनी भी राशियां दी गई हैं उनमें से अदिश राशि कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए ऊर्जा, बी बलागुण, सी संवेग या डी उपरोक्त में सभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो ऊर्जा है वो अदिश राशि नहीं है, ये एक प्रकार की सदिश राशि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, अब बताना है कि सदिश राशि नीचे दिए गए राशियों में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए वेग, बी द्रव्यमान, सी समय या डी लंबाई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वेग। जो वेग है वो सदिश राशि है। ठीक है, बाकी जितनी भी दी हैं वो सारी तीनों अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? जो पदार्थ होता है उसके संवेग और वेग के अनुपात से हमको कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है बताना है। ए वेग है, बी त्वरण, सी द्रव्यमान या डी बल। तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? समान गति होती है या बी समान वेग होता है या सी समान त्वरण होता है या डी समान बल होता है। तो क्या पूछ रहा है कि जो शून्य में स्वतंत्र रूप से यदि कोई वस्तु गिरती है तो उसका क्या होता है? ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी समान त्वरण होता है। जब शून्य से कोई वस्तु गिरती है तो उनका समान त्वरण होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। कोई 2 किलो वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाए जाने पर उत्पन्न त्वरण कितना होगा बताना है। आपके ऑप्शन है 2.5 मिली पर सेकंड मीटर पर सेकंड या बी 2.5 मीटर पर सेकंड, सी 25 मीटर पर सेकंड या डी 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यह है किसका नियम है बताना है। आपके ऑप्शन है ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है या बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है या सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है या डी गैलीलियो का गति विषयक नियम है। बताना है किस नियम के अनुसार ये कथन बोला गया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है
तो जो रॉकेट होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन है ए ऊर्जा संरक्षण, बी बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर, या डी सी एवोगाड्रो परिकल्पना पर, या डी संवेग संरक्षण पर। तो जो रॉकेट है उसका क्या सिद्धांत है? आपको सही जवाब चुनना है। इसका सही जवाब हो जाएगा आप ऑप्शन डी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे, अश्व मतलब घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही जो अश्वारोही अश्व को चलाने वाला है उसके गिरने की आशंका का कारण है, तो उसका गिरना एक प्रकार से संभव हो जाता है। किस कारण से आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जड़त्वाघूर्ण, बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम के कारण, या सी विश्राम जड़त्व के कारण, या डी गति का तीसरा नियम के कारण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो विश्राम जड़त्व है उसके कारण अश्वारोही के गिरने की आशंका बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। ये आप लोग प्रैक्टिकली भी देखे होंगे, आपके साथ भी हुआ होगा कि जब आप बैठे रहते हैं बस में, यदि अचानक बस चलती है तो आप लोग पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? बताना है किसके द्वारा समझाया जा सकता है इसको। आपके ऑप्शन है ए सापेक्षता सिद्धांत, बी न्यूटन का पहला नियम, सी न्यूटन का दूसरा नियम, या डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम के द्वारा इसको सिद्ध किया गया है। ठीक है ना, प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बल का गुणनफल है, जो बल है उसका गुणनफल क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए द्रव्यमान और वेग का, जो बी है द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। तो बल किसका गुणनफल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण बराबर बल होता है। ठीक है ना, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन बताना है किस स्थिति में क्या रहेगा। आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, या बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या डी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो शरीर का वजन किस दशा में कैसा रहेगा आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जो ध्रुव है पृथ्वी का उस पर हमारा शरीर का वजन अधिकतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, कितना? 600 न्यूटन है, तो जब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? यदि वो चंद्रमा पर जाता है तो उसका भार कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 6000 न्यूटन, बी 60 न्यूटन, सी 1000 न्यूटन, या डी 100 न्यूटन। तो कितना हो जाएगा चंद्रमा पर उसका भार? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 100 न्यूटन। ये 600 है तो वहाँ जाके 100 न्यूटन हो जाएगा, मतलब 1/6। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अर्थात चंद्रमा पर हमारा वजन क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, यदि पृथ्वी पर 600 है तो चंद्रमा पर 100 होने का मतलब यही है कि हमारा जो भार है वो घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? यदि पृथ्वी की सतह पर कोई 29.4 है न्यूटन का, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? आपके ऑप्शन है ए 2 किलोग्राम, बी 3 किलोग्राम, सी 4 किलोग्राम, या डी 29.4 किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन बी 3 किलोग्राम। तो यदि पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम होगा। ये आप लोग आंकड़ा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि एक जो अंतरिक्ष यात्री है वो पृथ्वी तल में जितना छलांग लगाएगा उससे ज़्यादा छलांग जो है कहाँ लगा सकता है? चंद्र तल पे, मतलब चंद्रमा पे उससे ज़्यादा छलांग लगा सकता है, उससे ज़्यादा कूद सकता है। क्यों? इसका रीज़न बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, बी चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता,
या सी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प होता है, ठीक है ना, मतलब कम होता है। या सी जो डी है चंद्रमा पृथ्वी से छोटा होता है। किस रीजन से ऐसा होता है हमको इसका सही जवाब बताना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प होता है, मतलब अल्प होता है, ठीक है ना। वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। इससे क्या होता है, यदि हम थोड़ा सा भी उछलते हैं तो बहुत दूर, बहुत ऊंचाई तक कूद पाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, जो 1 किलोग्राम यदि कोई भी राशि है उसका कितना वजन होता है न्यूटन में। आपके ऑप्शन है 1 न्यूटन, बी 10 न्यूटन, सी 9.8 न्यूटन या डी 9 न्यूटन। कितना हो जाएगा 1 किलोग्राम राशि का वजन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन, ठीक है। ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, बताना है हमको। आपके ऑप्शन है ए बल, बी टार्क, सी कार्य या डी कोणीय संवेग। तो दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी टार्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। कोई जल है, यदि उसको हम 9 डिग्री से 3 डिग्री पर कर दें तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी आयतन बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा या डी पानी जम जाएगा। क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। मतलब यदि हम 9 डिग्री से 3 डिग्री तक लाते हैं तो पानी का आयतन पहले घटता है और बाद में बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा, बताना है। आपके ऑप्शन है ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी उतना ही रहेगा या डी पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब फ्रीजर में हम बोतल भर के बहुत ज़्यादा देर तक रखे रहते हैं और उसका पानी मस्त अच्छी तरह से जम जाता है तो बोतल एक तरह से टूट जाती है। तो उसका रीज़न क्या होता है। आपके ऑप्शन है पानी जमने पर फैलता है, या बी बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, सी बोतल के बाहर का तापमान जो तापक्रम है अंदर से ज़्यादा होता है, या डी पानी गर्म करने पर फैलता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बोतल टूटने का कारण क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा कि सड़क पर चलना आसान है लेकिन बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। किस कारण से। आपके ऑप्शन है ए बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, या बी सड़क जो है बर्फ़ से सख्त होती है, या सी जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, या डी बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी जो बर्फ़ है घर्षण कम होता है सड़क की अपेक्षा, क्योंकि चिकना होता है बर्फ़ तो हमारा फिसलता है, पैर जो हमारा पैर है वो फिसलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या हो जाता है। आपके ऑप्शन है ए का स्तर पहले जितना होगा। क्या बोल रहा है कि जहाज का स्तर पहले जितना होगा यदि वह नदी से समुद्र में आता है तो, या थोड़ा ऊपर जाएगा, सी थोड़ा नीचे जाएगा, या डी ऊपर या नीचे होगा जो उनमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो क्या कंडीशन होगी जहाज की, यदि जहाज समुद्र नदी से किस में आता है, समुद्र में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी थोड़ा ऊपर जाएगा। यदि समुद्र में आता है तो जहाज थोड़ा ऊपर उठेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो पारे में तैरती रहती है जबकि पानी में डूब जाती है, किस कारण से? आपके ऑप्शन है ए लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, या बी लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, या डी जो पारा है पानी से भारी है। तो किस रीजन से ऐसा होता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ठीक है ना, इसलिए ऐसा होता है कि लोहे की कील जो है पानी में डूब जाती है लेकिन पारे में तैरती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री पर? पानी का घनत्व अधिकतम होता है बताना है। आपके ऑप्शन है ए 100 डिग्री सेल्सियस पर, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, या सी 0 डिग्री सेल्सियस पर, या डी -4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। यदि हम किसी वस्तु का मात्रा बदलते हैं तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? आपके ऑप्शन है ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान, या डी घनत्व। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है यदि हम मात्रा बदलते हैं किसी वस्तु की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? जो समुद्र में प्लवन करता है अर्थात जाने वाले आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है बताना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए 1/9 भाग, बी 1/10 भाग, सी 1/6 भाग, या डी 1/4 भाग। कितना भाग ऊपर रहेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1/10 भाग ऊपर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्या होता है? यदि बर्फ के दो टुकड़े हैं तो उनको हम यदि आपस में दबाते हैं तो आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। ठीक है, क्या कारण से ऐसा होता है? आपके ऑप्शन है, ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, बी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, सी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है और फिर बाद में बढ़ता है, या डी दाब व गलनांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो किस कारण से ऐसा होता है? दोनों बर्फ आपस में चिपकने का कारण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है ना, और दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो पेन जो होता है उसके जो राड है उससे स्याही निकलने लगती है। ऐसा क्यों होता है? आपके ऑप्शन है, ए वायुदाब में कमी के कारण, बी वायुदाब में वृद्धि के कारण, सी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या डी अत्यधिक भार के कारण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वायुदाब में कमी के कारण। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है? वायुदाब में कमी होने लगती है जिससे स्याही निकलने लगती है। ठीक है, तो आप लोग यदि हवाई जहाज में या कहीं भी ऊपर जाते हैं तो अपना जो पेन है वो सुरक्षित रखें, या फिर पेन लेके ही ना जाएं, नहीं तो आपका शर्ट या कहीं भी रखेंगे वो गंदा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? जब हम ऊंचाई की जगहों पर होते हैं तो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान पर ही उबलने लगता है। वैसे नॉर्मल कितना उबलने का टेम्परेचर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, बट यदि हम ऊंचाई में हैं, यदि वहाँ पानी उबाल रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही पानी उबलने लगता है। ऐसा क्यों होता है बताना है। आपके ऑप्शन है, ए क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, या बी क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, या सी पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या डी उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। इसका सही जवाब क्या है आपको बताना है। इसका सही जवाब भी ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटने लगता है और उबलने वाला बिंदु भी घट जाता है, टेम्परेचर बिंदु घट जाता है, जिससे 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही हमारा पानी जो है उबलने लगता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं,
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है बताना है। आपके ऑप्शन है ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बी वायुमंडलीय दाब से कम होता है, सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या डी वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो जो साबुन के बुलबुले होते हैं उनका दाब जो है क्या होता है बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो साबुन में बुलबुला उत्पन्न होता है वो वायुमंडलीय दाब से उसका दाब अधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करता है कि मौसम, जो वायु दाब मापी होता है उसके अचानक उसकी रीडिंग यदि अचानक गिरती है तो उसका क्या मतलब होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए स्थिर तथा शांत रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, स्थिर या शांत रहेगा, बी वर्षा युक्त रहेगा, या सी ठंडा होगा, या डी तूफानी होगा। तो इससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मौसम हमारा कैसा होगा यदि अचानक गिरावट होती है किसके, वायु दाब मापी के रीडिंग में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी तूफानी होगा। तो मौसम कैसा रहेगा, तूफानी रहेगा। ठीक है, यदि अचानक रीडिंग गिरती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्या रीज़न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। आपके ऑप्शन है ए अधिक दाब पर पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, बी अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, सी पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, या डी कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। किस कारण से ऐसा होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अधिक दाब पर पानी अधिक जो तापक्रम है उसमें उबलने लगता है। दाब बढ़ जाता है और तापक्रम भी बढ़ जाता है। ठीक है ना, जिसके कारण खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों ऐसा होता है। देखते हैं, यदि हम गुब्बारे को ऊपर उड़ाते हैं तो कुछ देर से ऊपर जाएगा, उसके बाद वो फट जाता है। इसका क्या कारण है। आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, बी वायुमंडल का जो दाब है वो बढ़ जाता है, सी हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या डी वायुमंडलीय दाब घट जाता है। किस रीजन से ऐसा होता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता रहता है। जो सूर्य भगवान है उसमें ऊर्जा का जो सृजन है, अर्थात ऊर्जा जो निकलती रहती है निरंतर, वो किस कारण से होती है ऐसा। आपके ऑप्शन है ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी रेडियो सक्रियता, या डी कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो किस कारण से ऐसा होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन के कारण ऐसा होता रहता है कि ऊर्जा निरंतर सृजित होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो चाबी भरी घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। आपने देखा होगा जो चाबी भरी घड़ी एक आती थी पहले पुराने ज़माने की, उसमें यदि हम उसमें एक चाबी लगी रहती थी घुमाने के लिए, उसको यदि हम घुमाते थे तो हमारी गाड़ी चार्ज होकर चलने लगती थी, उसमें कोई सेल या बैटरी उपयोग में नहीं ली जाती थी। तो ऐसा किस कारण से होता था। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिक ऊर्जा, सी यांत्रिक ऊर्जा, या डी संचित ऊर्जा। तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती थी उसकी चाबी घुमाने से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्थितिक ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है बताना है। आपके ऑप्शन है ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा, सी संचित ऊर्जा, या डी विखंडन ऊर्जा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, ऑप्शन बी स्थितिक ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, क्या बताना है। जिसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है उसको हमको चयन करना है। आपके ऑप्शन है ए चली हुई गोली में, बी बहता हुआ पानी में, सी चलता हुआ हथौड़ा में, या डी खींचा हुआ धनुष में। तो किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है होगी उसको चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी खींचा हुआ धनुष में। जब तक हम धनुष को खींच के रखे हैं तब तक उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है।
जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। यदि कोई वस्तु दुगनी चाल से चलने लगती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। आपके ऑप्शन है, एक दुगनी हो जाती है, या बी चौगुनी हो जाती है, सी समान रहती है, या डी 3 गुनी बढ़ जाती है। तो दोगुनी यदि कोई वस्तु चलने लगती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा भी 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो ऐसा किस नियम के अनुसार ये सिद्ध किया गया है। आपके ऑप्शन है, ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी ले साटेलिए का नियम, या सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या डी परासरण का नियम। तो किस नियम के अनुसार ऐसा सिद्ध हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा को ना तो नष्ट उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसी के अनुसार इसको भी सिद्ध किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। यदि कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है तो यदि मोड़ आता है तो आदमी भी झुक जाता है। ठीक है, तो ऐसा किस कारण से होता है बताना है। आपके ऑप्शन है, ए साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के केंद्र बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, वह झुकता है ताकि वह वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके, या डी वह झुकता है ताकि वक्र और तेजी से पार कर सके, वक्र को क्या करें तेजी से पार कर सके। तो किस कारण से वो झुकता है साइकिल सवार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के केंद्र बना रहे। ठीक है, वह उसे गिरने से बचाएगा। तो इसका कारण ये होता है, आप लोग भी देखे होंगे, जब भी हम लोग मोड़ को क्रॉस करते हैं तो उसमें एक झुकाव बन जाता है। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, यही है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो किसके थे, भौतिकी विज्ञान से रिलेटेड थे। तो भौतिकी विज्ञान के अभी हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हर परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर हमारे दैनिक जीवन में हो, वो सभी में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप लोग एक चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और डेली यहाँ शाम को 7 बजे एक जीके का वीडियो अपलोड होगा। और हम अभी लेके चल रहे हैं कितना, 1700 क्वेश्चन का सीरीज है ये, जिसमें पूरा लुसेंट जीएस का हम पूरा लुसेंट जो भी है जीएस का, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, चाहे जिसके भी हों, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, कंप्यूटर, जीव विज्ञान, जितने भी पार्ट हैं सारा हम कवर करेंगे। ठीक है, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सारे इसमें रहेंगे। ठीक है, और सारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके, यही भौतिक विज्ञान का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, जय हिंद। और वीडियो में बने रहने के लिए लास्ट तक बहुत बहुत आपका धन्यवाद।